नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, हिंदी कहानी का सफर। करीब 100 साल की ये यात्रा कैसी रही, कहानी ने क्या-क्या मोड़ लिए, चलिए आज इसी को समझते हैं। हम सबकी जिंदगी में कहानियों की एक खास जगह है ना? बचपन में दादा-दादी, नाना-नानी से सुनी कहानियां, वो एक अलग ही दुनिया थी। लेकिन सोचिए, उस दौर से लेकर आज के मोबाइल ऐप्स तक हिंदी कहानी ने कितना लंबा सफर तय किया है। तो आखिर ये बदलाव हुआ कैसे? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले कहानी की शुरुआत, फिर प्रेमचंद का दौर, उसके बाद आए नए विचार, आजादी के बाद कहानी ने क्या रूप लिया और आखिर में आज की कहानी कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पड़ाव से, कहानी की शुरुआत। देखिए, कहानियां तो हमारे यहाँ सदियों से कही सुनी जा रही हैं, लेकिन जब हम आधुनिक हिंदी कहानी की बात करते हैं तो इसका जन्म हुआ 20वीं सदी की शुरुआत में। और वो दौर भी कैसा था। एक तरफ आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और दूसरी तरफ समाज में सुधार लाने की कोशिशें हो रही थी। तो जाहिर है, उस वक्त की कहानियां सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं थी। उनका एक मकसद था, एक मिशन था, समाज को आईना दिखाना। बाल विवाह हो, विधवाओं की बुरी हालत हो, इन कहानियों ने ऐसे मुद्दों को उठाया और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, इस शुरुआती दौर में ना सरस्वती नाम की एक पत्रिका का बहुत बड़ा रोल था। समझिए कि ये उस वक्त के नए लेखकों के लिए एक लॉन्च पैड की तरह थी। और फिर साल 1915 में एक कहानी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ये कहानी अपने वक्त से मीलों आगे थी। क्यों? क्योंकि इसमें पहली बार फ्लैशबैक जैसी टेक्निक का इस्तेमाल हुआ था। मतलब कहानी आज से शुरू होकर अतीत में जाती थी और किरदारों के मन में क्या चल रहा है, इसकी इतनी गहरी पड़ताल उस दौर के लिए बिल्कुल बिल्कुल नई बात थी। तो गुलेरी जी अकेले नहीं थे, उनके साथ साथ जयशंकर प्रसाद, विश्वंभरनाथ शर्मा, कौशिक, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, ये वो लोग थे जिन्होंने मिलकर हिंदी कहानी की नींव को मजबूत किया, उसे एक शक्ल दी। और फिर हिंदी कहानी के आसमान पर एक ऐसे सितारे का उदय हुआ जिसने पूरी दिशा ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं प्रेमचंद की, जिन्हें यूं ही कथा सम्राट नहीं कहा जाता। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, लगभग 300 कहानियां। प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में इतनी कहानियां लिख डाली जो आज मानस सरोवर के 8 वॉल्यूम में हमारे पास मौजूद है। ये संख्या अपने आप में बताती है कि उनका योगदान कितना बड़ा था। उनकी कहानी पंच परमेश्वर 1916 में आई और आते ही छा गई। और उनके किरदार वो तो जैसे हमारे अपने बन गए। ईदगाह का छोटा सा हामिद, पूस की रात में ठंड से ठिठुरता हल्कू, या फिर शतरंज के खिलाड़ी के मीर और मिर्जा। प्रेमचंद ने कहानी को बड़े बड़े राजा महाराजाओं के किस्सों से निकालकर आम इंसान की जिंदगी के बीच ला खड़ा किया। उनकी लिखने की जो स्टाइल थी ना, उसे एक नाम दिया गया, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब वो जिंदगी की कड़वी सच्चाई, गरीबी, जुल्म, शोषण सब दिखाते थे, लेकिन कहानी का अंत एक उम्मीद पर, एक आदर्श पर करते थे। जैसे पंच परमेश्वर में गांव के न्याय सिस्टम की कमियां तो दिखाएं, पर आखिर में जीत न्याय और सच्चाई की ही हुई। एक उम्मीद बंधाते थे। लेकिन फिर 1936 में आई उनकी आखिरी कहानियों में से एक, कफन, और यहाँ सब कुछ बदल गया। इसमें कोई आदर्श नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस समाज की एक ऐसी कड़वी नंगी सच्चाई थी जो झंझोड़ कर रख दे। कई लोग मानते हैं कि ये कहानी उनकी सोच में आए एक बड़े बदलाव को दिखाती है, गांधीवादी आदर्शों से हटकर मार्क्सवादी यथार्थ की तरफ। तो प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी एक ऐसे चौराहे पर आ खड़ी हुई जहां से दो बिल्कुल अलग रास्ते निकलते थे। कहानी अब एक दिशा में नहीं, बल्कि दो अलग अलग धाराओं में बहने लगी। एक रास्ता था प्रगतिशील लेखकों का, जैसे यशपाल। ये लोग मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे। इनका फोकस था समाज, अमीर गरीब का संघर्ष और शोषण। मतलब इनकी कहानियां बाहर की दुनिया को देख रही थीं। और दूसरा रास्ता, वो बिल्कुल उल्टा था। ये था मनोविश्लेषणवादी लेखकों का रास्ता। जैनेन्द्र, अज्ञेय जैसे लेखक। ये फ्रॉइड से प्रभावित थे और समाज को छोड़कर इंसान के मन के अंदर झांक रहे थे, उसकी उलझनें, उसकी दबी हुई इच्छाएं, उसके सपने। फिर आया साल 1947। देश आज़ाद हो गया। आज़ादी अपने साथ बहुत सारी उम्मीदें लेकर आई, लेकिन एक नई हकीकत भी लाई। और इस नई हकीकत ने हिंदी कहानी का चेहरा मोहरा ही बदल कर रख दिया।
अब कहानी का कैमरा गांव से घूमकर शहर पर फोकस हो गया था। आज़ादी के बाद जो सपने देखे थे वो जब टूटने लगे तो एक मोहभंग की भावना पैदा हुई। शहरों का बढ़ना, नौकरी करने वाले मिडिल क्लास का अकेलापन, मर्द औरत के बदलते रिश्ते, ये सब कहानी के नए हॉट टॉपिक्स बन गए। और इसी माहौल में 1955 के आसपास एक नया आंदोलन शुरू हुआ जिसे नाम दिया गया नई कहानी। इसकी सबसे बड़ी, सबसे खास बात थी भोगा हुआ यथार्थ। मतलब अब लेखक सुनी सुनाई बातें नहीं लिख रहे थे, बल्कि जो उन्होंने खुद जिया है, जो महसूस किया है, अपनी जिंदगी के सच को कहानी बना रहे थे। और इस नई कहानी आंदोलन की कमान थी 3 बड़े नामों के हाथ में: कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव। राजा निर्बंसिया हो या एक और जिंदगी, इनकी कहानियों ने इस दौर को हमेशा के लिए अमर कर दिया। और एक बहुत जरूरी बात, इसी दौर में महिला लेखिकाओं की एक जबरदस्त आवाज भी बुलंद हुई। मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, उषा प्रियमवदा। इन लेखिकाओं ने जो किया वो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने पहली बार कहानी को औरत की नजरों से कहा। उसके मन की बातें, उसकी पहचान के सवाल, उसके रिश्ते, इन सबको कहानी का हीरो बना दिया। तो ये तो हुई नई कहानी की बात। चलिए अब टाइम मशीन में थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारे समय में कहानी कहाँ तक पहुंची है। आज की कहानी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो किसी एक फ्रेम में, किसी एक आंदोलन में बंधी हुई नहीं है। ये तो जैसे कई आवाज़ों का एक संगम बन गई है। इसमें नारीवादी सोच है जो पितृसत्ता को चुनौती देती है। इसमें दलित चेतना है जो सदियों की खामोशी को तोड़कर अपनी बात रख रही है। इसमें ग्लोबलाइजेशन का असर है। मतलब आज की कहानी एक नहीं अनेक है। और आज के दौर का जिक्र हो और उदय प्रकाश का नाम ना आए, ये हो ही नहीं सकता। उनका स्टाइल बहुत अलग है। वो जादुई यथार्थवाद का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो हकीकत और कल्पना को ऐसे घोलमिल देते हैं कि कहानी में कोई बहुत अजीब सी, जादुई सी चीज भी होती है तो वो एकदम नॉर्मल लगती है। उनकी कहानी तिरिच इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और अब कहानी अपने सबसे नए, सबसे ताज़ा पड़ाव पर आ चुकी है। डिजिटल युग। ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट्स हैं, प्रतिलिपि जैसे ऐप्स हैं जहां कोई भी अपनी कहानी लिख सकता है। और फिर ऑडियो कहानियां। नीलेश मिश्रा जैसे कथाकारों ने कहानी को फिर से सुनाने की परंपरा को जिंदा कर दिया है। तो एक तरह से देखिए, हम घूम फिर कर वहीं आ गए जहां से शुरू हुए थे, मौखिक परंपरा पर। बस फॉर्मेट नया है, अंदाज नया है। तो दादा दादी के किस्सों से शुरू हुआ ये सफर आज ऑडियो नैरेटिव तक आ पहुंचा है। रूप बदला, माध्यम बदला, कहने का तरीका बदला, सब कुछ बदला, पर एक सवाल आज भी वही है। इस डिजिटल दुनिया में जहां हर रोज हजारों लाखों कहानियां बन रही हैं, आखिर वो क्या चीज है? वो कौन सा जादू है जो किसी एक कहानी को टाइमलेस बना देता है, जो उसे हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना देता है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।